सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं विमल चंद्र पांडे जी द्वारा रचित कहानी खून भरी मांग। उनकी आंखों में जो मुझे दिखाई देता था वह फिर मुझे कभी कहीं और नहीं दिखा। उसकी परिभाषा देना मुश्किल है, लेकिन उन्हें समझना कतई मुश्किल नहीं था। चीजें दिमाग में इतनी स्पष्ट नहीं है और मुझे शुरुआत का इतना याद आता है कि इस दुनिया को मैंने उनकी ही नीली आंखों से देखना शुरू किया था। वह हमेशा मुझे अपने पुराने दिनों में बैठी दिखाई देती थी, जहां मैं हाफ पैंट पहने उनके पीछे पीछे घूम रहा हूं और वह मुझे ढेर सारी कहानियों में गुमा दे रही हों। हम उन्हें किरण बुआ कहते थे और जितेंद्र उनका पसंदीदा हीरो था। यह बात पूरे मोहल्ले पर उसी तरह जाहिर थी जिस तरह यह जाहिर था कि मुझे स्कूल जाना एकदम नहीं पसंद। मुझे उस मासूम उम्र में एक अंधेरे हॉल में सैकड़ों जगमगाती रोशनियों के बीच पहली बार वही लेकर गई थी। सभी लोग दम साधे किसी एक चीज का इंतजार कर रहे थे तो मैं भी करने लगा। वह मेरी उंगली थामे अंदर जाकर दाहिने मुड़ी थी और एक सीट पर बैठ गई थी। मैं उनकी बगल वाली सीट पर बैठा था कि अचानक सामने के पर्दे पर रंगों के इंद्रधनुष उतर आए। जो संगीत बज रहा था उसकी झनकार मुझे उन रंगों के रथ पर बिठाकर दूसरी दुनिया में ले जा रही थी। मैं सिनेमा हॉल में बैठकर अपनी जिंदगी की पहली फिल्म देख रहा था। फिल्म का नाम था आखिरी रास्ता। किरण बुआ का घर हम लोगों के घर के ठीक बगल में था। उनके पिताजी नहीं थे और माँ व भाई मिलकर घर चलाते थे। भाई अंडे का ठेला लगाता था और दोपहर से ही उनकी माँ एक बड़े परात में प्याज काटना शुरू कर देती थी। शाम होने पर उनका भाई अंडे के ठेले पर अंडों की ट्रे सजाता और नदेसर चौराहे की तरफ निकल जाता। उनकी माँ का पसंदीदा काम औरतों से बातें करना और अपने रिश्तेदारों को कोसना था। किरण बुआ की उम्र उस समय 17 या 18 रही होगी। मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था और किरण बुआ के सबसे करीब था। फिल्में उनकी जान थी। वह हमारे घर से अक्सर अचार मांग कर ले जाती थी और कहती थी कि उनकी माँ को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वह बहुत मार खाएंगी। हमारी घर वाली सड़क के दूसरी तरफ यानी सड़क पार करने पर फिल्मिस्तान टॉकीज था, जिसमें किरण बुआ नियमित रूप से फिल्में देखने जाती थी। कोई भी नई फिल्म लगने पर उस दिन बहुत भीड़ होती थी, इसलिए बुआ अक्सर शुक्रवार को लगी फिल्म को देखने के लिए सोमवार या मंगलवार का दिन चुनती थी। मैं हमेशा उनके साथ होता था। मैं एक छोटा बच्चा था और छोटे बच्चे इस बात की अघोषित गारंटी लेते थे कि उनके होते हुए कोई अनैतिक कार्य नहीं किया जा सकेगा। पहली बार के बाद मैंने किरण बुआ के साथ हर हफ्ते एक के हिसाब से एक साल में इतनी फिल्में देख ली कि मेरे दोस्त मुझसे ईर्ष्या करने लगे। कटिंग मेमोरियल के उस बड़े से मैदान में जब आधी छुट्टी में सभी दोस्त पकड़ा पकड़ी और विष अमृत खेलते, मैं 4-5 लड़के लड़कियों से घिरा किसी नई फिल्म की कहानी सुना रहा था। फिल्मों की कहानियां सुनाने की कला मैंने उनसे ही सीखी थी। फिल्में देखना उनका नशा है, ये बात मोहल्ले में सबको पता थी और इससे किसी को कोई ऐतराज नहीं था। यह ऐसा समय था जब लोगों को कम ऐतराज हुआ करते थे और दिलों में प्यार ज्यादा हुआ करता था। मैं धीरे धीरे उनका राजदार और साथी बन गया था। खुदगर्ज देखते वक्त जब वह मुझे बिठाकर कुछ देर के लिए गायब हुई तो मुझे लगा कि वह बाथरूम गई होंगी, लेकिन जब वह 15-20 मिनट बाद आई तो थोड़ी घबराई और अस्त व्यस्त सी लगी। फिर इसके बाद यह नियम ही हो गया। वह हर फिल्म में मुझे बैठा रहने को कहकर गायब हो जाती। उनके जाने और आने के बीच का अंतराल बढ़ता चला गया। पहले वह 15-20 मिनटों में वापस आ जाती थी, फिर 1-1 घंटे तक गायब रहने लगी। मैं कुछ पूछता तो उदास हो जाती। जब ऐसा उन्होंने जितेंद्र और रेखा की एक फिल्म में किया तो मुझे कुछ शक सा हुआ। जितेंद्र उनका आराध्य था और रेखा उनके लिए धरती पर किसी चमत्कार जैसी थी। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा थी कि जितेंद्र और रेखा शादी कर लें। मैं उनके उठने के 10 मिनट बाद उठा और बाथरूम के पास चला गया। मुझे बाथरूम के पीछे वाली दीवार से कुछ आवाज आई तो मैं उधर ही चला गया। मैंने देखा हमारे मोहल्ले का हसन, जो हॉल में टिकट चेक करता था, किरण बुआ को दीवार पर लगाए उनके होंठों को चूम रहा है। किरण बुआ उनका सिर सहला रही थी। थोड़ी देर बाद किरण बुआ ने उसे पीछे धकेला तो वह हंसने लगा।
कहाँ जाएंगे? किरण बुआ ने पूछा था। कहीं भी, जहाँ भी सिनेमा हॉल होगा हमारी नौकरी लग जाएगी। जितना पैसा मिलेगा उतने में हम खाना खा लेंगे और तुम पिक्चर देख लोगी, हसन ने बुआ का हाथ पकड़ते हुए कहा था। बुआ ने उसकी हथेलियों को अपने चेहरे से सटाते हुए कहा, कितना अच्छा लगता है ना। हमको खाना 3-4 दिन पे भी मिले तो हम काम चला लेंगे। बस तुम नौकरी यही करना कि हम लोग खूब पिक्चर देख सकें। हसन ने उन्हें बाहों में भर लिया था और यही पल था जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी थी। वह झटके से बुआ से अलग हो गया। राजू, चलो पिक्चर देखो यार, उसने मुझसे कहा। बुआ की नज़रें मुझसे मिली और वह चुपचाप हॉल में घुस गई। मुझे अचानक लगा कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं और एकदम अवांछित भी। उसी पल मेरे मन ने तमन्ना की कि मुझे कभी बड़ा नहीं होना है। क्या फ़ायदा ऐसा बड़ा होने का कि लोग आपसे डर जाएं? मैं बुआ को खुश देखकर खुश था, लेकिन मुझे देखकर उनके चेहरे पर जो डर उभरा था उसने फिल्म देखने का मेरा पूरा मजा किरकिरा कर दिया। रास्ते भर बुआ ने मुझसे कोई बात नहीं की थी। लौटते वक्त हम अब फिल्मों के नशे में लौटा करते थे और गाने और कलाकारों की तारीफें करते हुए घर पहुंचते थे। लेकिन उस दिन हम दोनों खामोश रहे। मुझे रात भर नींद नहीं आई और डर सताता रहा कि अब बुआ मेरे बिना फिल्में देखने चली जाया करेंगी तो मेरा क्या होगा। अगले दिन बुआ ने मुझे नीचे मैदान से खेलते हुए बुलाया और कहा कि वह उस लड़के से प्यार करती हैं जैसे जितेंद्र रेखा से करता है और उससे शादी करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती हैं। वह फिल्मों के संवादों में बातें कर रही थी और ये सुनना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं खुद को अपनी उम्र से बड़ा महसूस कर रहा था। मैंने उनका हाथ पकड़कर वादा किया कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और मेरी मदद की जो भी जरूरत पड़ेगी वो मुझे बेहिचक बताएं। मुझे पता नहीं चला कि मैं भी फिल्मी संवादों में बात करने लगा था। अगली 2-3 फिल्में शायद किरण बुआ की जिंदगी की सबसे खूबसूरत फिल्में थीं। मुझे हॉल में बिठाकर वह हसन से मिलने चली जाती और दोनों एक दूसरे को बाहों में भरे किसी कोने में अपने भविष्य के सपने देखते। बुआ हर फिल्म को 2 बार देखती क्योंकि एक ही बार वह हॉल में पूरे वक्त मौजूद रहती थी। जिस दिन हम तमाचा देखकर लौटे थे उस दिन मुझे 2 और किरण बुआ को अनगिनत तमाचे पड़े थे। यह घटना ऐसी थी कि मुझे जिंदगी भर उस फिल्म का नाम और उसकी कहानी याद हो गई थी। किसी ने उनके बारे में उनके भाई को पता नहीं क्या बताया था कि अगली सुबह मेरी भी वहां पेशी हुई। हसनवा को जानते हो? देखे हो इसके साथ कभी? पिक्चर में से निकलती है कि नहीं बीच में ये? एक ही पिक्चर 2-2 बार क्यों जाते हो तुम लोग देखने? कितना देर तुम्हारे साथ रहती है ये? किरण बुआ के भाई के पास अनगिनत सवाल थे। मैंने सबके जवाब में सिर्फ यही कहा कि जो फिल्म मुझे अच्छी लग जाती है उसे दोबारा देखने के लिए मैं ही किरण बुआ से जिद करता हूँ और किरण बुआ पूरी फिल्म भर मेरे ही साथ रहती हैं। मेरी बात का विश्वास नहीं किया गया और किरण बुआ ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उनके भैया उन्हें लातों से पीटने लगे। साली कटुए के चक्कर में इज्जत डुबाएगी हमारी, हरामजादी। किरण बुआ की माँ भी अपने बेटे को किरण बुआ को मारने के लिए उकसा रही थी। मैं रोने लगा और उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे धक्का दिया जिससे मेरा सिर वहीं रखी लोहे की कुर्सी से टकराया और मैं रोता हुआ घर आ गया। घर आकर मैंने पापा को सब कुछ बताया और किरण बुआ को बचाने को कहा तो उन्होंने मुझे 2 तमाचे मारे और कहा कि मैं अपनी खैर चाहता हूं तो उनके घर की ओर देखूं भी नहीं। इसके बाद सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ। एक दिन भोर में हसन की लाश फिल्मिस्तान के पीछे पाई गई। पुलिस ने बताया कि हसन को जुआ खेलने की आदत थी और किसी से उधार लेकर उसने जुआ खेला था। उधार वक्त पर चुकता न कर पाने के कारण उसकी हत्या कर दी गई थी। उसी महीने के अंत तक किरण बुआ की शादी तय कर दी गई। बुआ सिर्फ बालकनी पर कभी कभी दिखाई देती थी। उनकी आंखें हमेशा सूजी रहती और वह न जाने कहाँ देखा करती थी कि बहुत कोशिश के बावजूद मेरी आंखों से उनकी आंखें मिलती ही नहीं थी। उनकी शादी में मैं नई कमीज पहनकर गया था और मैंने 6 गुलाब जामुन खाए थे। वह विदाई के समय इतना रोई कि पूरा मोहल्ला वीरान लगने लगा था। डोली में बैठने से पहले वह मेरे गले लग के भी खूब रोई। उनके जाने के बाद मोहल्ला सूना हो गया। मैं स्कूल से आते वक्त नई नई फिल्मों के पोस्टर देखता और उन्हें देखने के लिए तड़पता रहता, लेकिन मुझे कौन दिखाता फिल्में। पापा से कहता तो वह कहते कि मैं फिल्में समझने लायक हो जाऊं तब वह दिखाने ले चलेंगे। एक दिन मैं स्कूल से लौट कर आ रहा था। रास्ते में लगे खून भरी मांग के पोस्टर
जो मुझे एक हफ्ते से परेशान कर रहे थे। मैं किरण बुआ को याद करते हुए आ रहा था कि रेखा की फिल्म उन्होंने मुझे पहले ही दिन दिखा दी होती। फिल्म मारधाड़ वाली लग रही थी और मुझे किरण बुआ की रोमांटिक फिल्मों की तुलना में ऐसी ही फिल्में ज्यादा पसंद आती थी। पोस्टर घर लौटते तक मेरे दिमाग में छा चुका था। राकेश रोशन की प्रस्तुति, खून भरी मांग, संगीत राजेश रोशन, गीत इंदिवर। मैं पागलों की तरह सोच रहा था कि कैसे देखूंगा ये फिल्म। मेरे दिमाग में पोस्टर के आधार पर 2500 कहानियां दौड़ रही थी। जब मैं घर पहुंचा तो खुशी से मेरी किलकारी फूट पड़ी। किरण बुआ मेरे घर में बैठी मेरी माँ से बातें कर रही थी। मैंने अपना बस्ता फेंका और दौड़कर उनसे लिपट गया। वह मेरे सिर पर हाथ फिराने लगी। कैसे हो राजू? उनकी आवाज़ सिर्फ 2-2.5 महीनों में ही इतनी बदल गई थी कि पहचान में ही नहीं आ रही थी। एकदम टूटी हुई आवाज़, बिखरी सी, जैसे रात भर टपकती ओस में भीग कर नम हो गई और कहीं धूप ना हो। मैं उनसे जोर से लिपट गया। वह जाने लगी तो मेरी आंखें भर आईं। उन्होंने मेरा माथा सहलाया। आदमी होके रो रहे हो? आदमी बहुत ताकतवर होता है, रो मत, शाम को बरामदे में मिलेंगे। बरामदा एक तरह से हमारे मोहल्ले की चौपाल था, जहां औरतें और बच्चे शाम को बैठकर अपनी अपनी दुखों की गठरी खोलकर आपस में साझा किया करते थे। शाम को जब पापा आ गए और मैंने होमवर्क उन्हें दिखा दिया तो बरामदे में जाने के लिए निकलने लगा। माँ ने पापा से कुछ कहा जिसमें मुझे इतना ही समझ में आया कि किरण बुआ के ससुराल वाले बजाज चेतक मांग रहे हैं और उन्हें यहाँ मार पीट कर वापस यह कहकर भेजा गया है कि वापस तभी आए जब उनका भाई बजाज चेतक खरीद कर वहाँ पहुँचा आए। मैं इस बात का मतलब ठीक से नहीं समझा और जितना समझा उसमें मुझे यही लगा कि मार खाना कोई बड़ी बात नहीं और चेतक खरीद कर जितने दिन नहीं दिया जाएगा उतने दिन मैं किरण बुआ के साथ रह सकूंगा। जब मैं बरामदे में पहुंचा तो बुआ बैठी एक पत्रिका पढ़ रही थी। मैंने उन दिनों की अपनी सबसे बड़ी समस्या उनसे साझा की। खून भरी मांग जरूर बहुत शानदार पिक्चर होगी और हमें उसे देखना चाहिए। मैं उनके आने का कैसे भी फायदा उठा लेना चाहता था। वह एक बिना चीनी की मुस्कुराहट मुस्कुराई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठा लिया। मैंने तो देख लिया। मेरा चेहरा बुस्सा गया। उन्होंने मेरी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए पूछा, कहानी सुनोगे? हाँ हाँ सुनाइए। मैं उत्साहित हो गया। उनसे कहानी सुनना किसी फिल्म देखने से कम नहीं था। वह एक एक डायलॉग बोलकर फिल्मों की कहानियां 2-2 घंटे और फिल्म बहुत अच्छी हुई तो 2-2, 3-3 दिन में सुनाती थी। उनकी फिल्म सुनाने की बात सुनकर पास खेल रहे एक आध दोस्त और भी नजदीक खिसक आए। आखिर किरण बुआ बहुत दिन बाद किसी फिल्म की कहानी सुनाने जा रही थी। इसके पहले जब मैंने उनसे जितेंद्र की फिल्म मजाल सुनी थी तो उसका असर इतना तगड़ा था कि इत्तेफाकन उसे कुछ महीनों बाद हॉल में देखा तो किरण बुआ की सुनाई हुई फिल्म ही ज्यादा अच्छी लगी थी। बुआ की कहानी में जिस तरह से जितेंद्र ने काम किया था वैसा काम न फिल्म में उसने किया और ना ही श्रीदेवी या जयाप्रदा उतनी सुंदर लगी जितनी बुआ की कहानी में लगी थी। बुआ की आवाज की उदासी बरकरार थी। कहानी में शुरू में वह ऊर्जा महसूस नहीं हुई, लेकिन जैसे ही कहानी ने 10 मिनट का सफर तय किया, किरण बुआ की न जाने कहाँ खो गई ऊर्जा वापस आने लगी। फिर एक दिन सुंदर वाली रेखा अपने पति से कहती है कि मुझे अपनी जायदाद में दूसरा हिस्सेदार नहीं चाहिए। यह कहती हुई बुआ खड़ी हो गई। टन टन टन। इसके बाद बेचारी जो गरीब वाली रेखा है उसको मारने के लिए सुंदर वाली घमंडी रेखा गुंडा भेजती है। डेन 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 टन टन। किरण बुआ पूरी तरह फॉर्म में आ चुकी थी और जब रेखा को मारने के लिए पहुंचे गुंडे उस पर हमला करने लगे तो उन्होंने बाकायदा हाथ पांव चलाकर पहले की तरह पूरी फिल्म उपस्थित कर दी। हंसी वाले मौकों पर उनकी आवाज, उनकी आंखें, उनका शरीर हंसने लगता और भावुक पलों पर पूरा मोहल्ला भावुक हो जाता। कहानी कुछ यूं थी कि एक ही अमीर बाप की 2 बेटियां थीं जिनमें एक सुंदर और दूसरी कुरूप थी। सुंदर वाली बहुत घमंडी थी और कुरूप वाली बहुत आज्ञाकारी थी। रेखा का इसमें डबल रोल था। बाप के मरने के बाद सुंदर वाली अपने मन से शादी कर लेती है और कुरूप वाली को अपनी मर्जी से शादी नहीं करने देती। कुरूप रेखा राकेश रोशन से प्यार करती है, सुंदर वाली रेखा उसे मरवा देती है। सुंदर वाली रेखा कुरूप वाली रेखा से घर के सारे काम करवाती है और उसे बहुत मारती है। एक दिन उसे लगता है कि कहीं कुरूप वाली रेखा उसकी जायदाद में हिस्सा न मांग ले,
इसलिए वह अपने पति कबीर बेदी से एक ऐसी मांग करती है जिसे सुनकर वह घबरा जाता है। वह उससे मांग करती है कि वह उसकी बहन को मार डाले। उसकी खून से भरी हुई यह मांग सुनकर उसका पति डर जाता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी की यह खून भरी मांग पूरी करनी पड़ती है। वह उसकी हत्या कर देता है। कहानी के अंत के बारे में किरण बुआ हम बच्चों को संतुष्ट नहीं कर पाई। उन्होंने बताया कि कुरूप वाली रेखा के मरने के बाद उसका घोड़ा उसी तरह उसकी मौत का बदला लेता है जैसे तेरी मेहरबानियां में कुत्ते ने लिया था। हम बच्चे अंत से बहुत खुश नहीं थे, लेकिन फिल्म हमें बहुत पसंद आई थी। पूरी फिल्म सुनाने में किरण बुआ ने 2 घंटे लिए थे और फिल्म खत्म होने के कुछ ही देर बाद जब वह गली में गोलगप्पे वाले को रोककर गोलगप्पे खाने वाली थी कि उनकी माँ ने उन्हें आवाज़ दी और वह चली गई। यह हमारी आखिरी मुलाकात थी। इसके कुछ ही महीनों बाद पापा ने उसी शहर के एक दूसरे मोहल्ले में ज़मीन खरीदकर 2 कमरे बनवा लिए और हम लोग किराए का वह कमरा छोड़कर वहाँ शिफ्ट हो गए। मैं 6वीं क्लास में आ गया था और अपने दोस्तों के बीच रमने लगा था। माँ बीच बीच में अपने पुराने पड़ोसियों से मिलने पुराने मोहल्ले कभी कभी जाती रहती थी। एक दिन उन्होंने वहाँ से लौटकर बताया कि किरण आई है और तुझे पूछ रही थी। मैं 8वीं में चला गया था। माँ ने पापा से रोते हुए बताया कि बेचारी इतनी हंसमुख लड़की सिर्फ हड्डियों का ढांचा भर रह गई है। मैंने सोचा कि किसी दिन उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। मैं 9वीं क्लास में चला गया था जब माँ ने एक दिन लौटकर बताया कि किरण की अपने ससुराल में खाना बनाते समय जलने से मौत हो गई। मैं सन्न रह गया। माँ पापा से बता रही थी कि स्कूटर देने के बाद से ही उसके ससुराल वाले सोने की चेन की मांग कर रहे थे। पिछली बार किरण ने रोते हुए उन्हें बताया था कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वे लोग उसे मार डालेंगे। मुझसे और सुना नहीं गया। मैं वहाँ से हट गया। मुझे रुलाई भी आई, लेकिन मैं उसे दबा ले गया। जब मैं 12वीं पास कर चुका था और बीएससी के कठिन मैथ्स और फिजिक्स से जूझने लगा था, उन्हीं दिनों एक बदहवास से दिन दूरदर्शन पर शाम को खून भरी मांग आने लगी। मेरा कहीं निकलने का प्लान नहीं था, इसलिए मैं फिल्म देखने लगा, वरना अब इस तरह की फिल्में मुझे पसंद नहीं आती थी। मैं जैसे जैसे फिल्म देखता गया मेरे भीतर कुछ भरता सा गया और कहीं कुछ खाली सा भी होता गया। फिल्म खत्म होने तक मैं पूरी तरह से भरकर एकदम खाली हो चुका था। न फिल्म में रेखा का डबल रोल था और न उसमें खून से भरी कोई मांग थी जिसे किसी को पूरा करने के लिए किसी का खून करना पड़े। मैं खुद को जज्ब करने की कोशिश में अचानक हिचकियां लेने लगा था। माँ दूसरे कमरे से आ गई। क्या हुआ, रो रहे हो क्या? माँ ने पूछा। नहीं नहीं, मैंने आंखें पोंछते हुए कहा। उसे मार डाला। मैंने बात संभालने की कोशिश की। किसे? माँ घबरा गई। उन्होंने टीवी देखा। टीवी पर रेखा अपनी हत्या की कोशिश करने वाले कबीर बेदी को बुरी तरह मार रही थी। रेखा को? मैंने कुछ शर्मिंदा होकर सामान्य होना चाहा। बेवकूफ़ हो क्या? रेखा जिंदा है, वही तो बदला ले रही है। पिक्चर का तुम्हारा कीड़ा ना। माँ बड़बड़ाती हुई बाहर चली गई। मैंने छत की ओर देखा और एक लंबी सांस लेने की कोशिश की। एक छिपकली छत पर थी और एक सीने में आकर फंस गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।